Hello students, my name is Ajay Vishwakarma and you are watching न्यू वीडियो। और जहां आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस चैनल का नाम है लेट्स ग्रैब इट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। क्लास 10th का ये टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेग्नेंट। तो आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे कोई एनिमल अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, किस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल या फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। और अगर टाइम रहता है तो हम देखेंगे कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एनिमल का रिप्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन, इस वर्ड को अब आप ब्रेक करें तो आपको मिलेगा री एंड प्रोडक्शन। री एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना या बनाना। उत्पन्न करना या बनाना। प्रोड्यूस करना मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना या बनाना, दोनों का सेम मतलब होता है। सवाल होता है किसको पैदा करना, क्या पैदा करना, क्या उत्पन्न करना, क्या प्रोड्यूस करना। तो यहां जो री का मतलब है वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, बनाना, पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, जो कि प्रोडक्शन से मतलब रखता है। री का मतलब होता है अपने जैसे बार बार। तो अपने जैसे बार बार संतान को उत्पन्न करना, पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second is sexual reproduction। asexual reproduction है sexual reproduction। asexual reproduction को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन, सॉरी अलैंगिक जनन। इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। समझते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल का होना कंपल्सरी है। तो आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ no need of male and female। no need of male and female, यहां पर मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। नीड ऑफ मेल एंड फीमेल। यहां पर मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहां पर मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अब हम आगे चलते हैं।
तो हम पहले समझेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है, अभी हमने आपको बताया इसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल। तो दीज आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिजन, क्या होगा फिजन। सेकेंड इज बडिंग, and third is fragmentation. Asexual reproduction are three types: fission, budding and fragmentation. fission को हम बोलते हैं विखंडन, budding को बोलते हैं मुकुलन, एंड फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं कायिक जनन। Asexual reproduction are mainly three types: fission, budding and fragmentation. Now the time is, अब हम बात करेंगे fission क्या होता है। तो fission प्रोसेस से रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। किसमें होता है? माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सवाल ये उठता है कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम या आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब आसानी से उनको हम नहीं देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में आपको पता होगा, इसके एग्जांपल्स में यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको आप अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। फिजन प्रोसेस उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है। एक चीज और छोटी सी बात, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक को नजरअंदाज करेंगे, कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे, उसको आप सही करेंगे। ठीक, तो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? फिजन प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से? फिजन प्रोसेस से। समझे, अभी समझेंगे हम कि फिजन प्रोसेस क्या होता है। ठीक, तो जैसे आप अमीबा देखे होंगे, पैरामीशियम देखे होंगे, यूग्लिना भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, आप इसको देखिए। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से ही उसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, और वो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना आगे का काम करते रहते हैं। मेन चीज हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजन प्रोसेस में क्या होता है? ये जो क्या नाम है आपके माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या नाम है? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा आते हैं। ये क्या करते हैं बाबू? ये अपने न्यूक्लियस से ही क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। अपने न्यूक्लियस से ब्रेक हो जाते हैं। अब ब्रेक होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं दो अलग अलग पार्ट्स में। अभी तक क्या हुआ? अमीबा अपने न्यूक्लियस से ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होने के बाद में ये टू पार्ट्स में क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब ये
ये अकेले 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जब न्यूक्लियस ब्रेक होंगे, और इसके भी जब न्यूक्लियस ब्रेक होंगे तो ये भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ पाया? जैसे फिजन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब टूटना। तो ये अपने न्यूक्लियस से ब्रेक हो जाते हैं। कौन? माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये अपने न्यूक्लियस से ब्रेक होते हैं। अब ब्रेक होने के बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फिर जो दो पार्ट्स नए बने हैं वो भी ब्रेक होते हैं, फिर वो 2 नए पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फिर ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू उनका रिप्रोडक्शन होता रहता है। आप देख पा रहे होंगे अभी तक एक ही आपके पास अमीबा था, पर वो अमीबा 2 पार्ट में टूट चुके हैं। अब ये अकेले 2 पार्ट बनाएगा, फिर ये अकेले 2 पार्ट बनाएगा, फिर ऐसे ये चेंज चलते रहते हैं, कंटिन्यू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होते रहता है। एक चीज और समझिए, जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी होता है, और जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन बहुत स्लो प्रोसेस से होता है। कि जितने माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बाबू, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है, आपको कभी चोट लग जाती है और अगर आप उसका प्रॉपर दवा ना करवाएं तो वो क्या होता है, वहां पर वो जो घाव होता है वो सड़ने लगता है। क्यों सड़ने लगता है? क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कंटिन्यू लगातार डिवाइड होते रहते हैं। वो बैक्टीरिया कंटिन्यू डिवाइड होकर के और पूरे घाव की तरफ छा जाते हैं, तो आप कहते हो मेरा घाव पक गया है। मतलब कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको मौका तो मिले, पर मौका जब मिलता है वो बहुत तेजी से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और एक बड़ी लंबी सी दुनिया खड़ा कर लेते हैं। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं बड़ी की तरफ। बड़ी से आप याद रखेंगे बॉडी, बड़ी से आप क्या याद रखेंगे? बॉडी। आप हाइड्रा का नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे तो हाइड्रा का नाम सुने होंगे, आप ईस्ट का नाम सुने होंगे, हाइड्रा और ईस्ट। तो बर्डिंग प्रोसेस भी होता है, ये माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो माइक्रो से थोड़े से बड़े हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में हाइड्रा एंड ईस्ट एक्सेट्रा। जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हाइड्रा है और ईस्ट है, और इससे और भी बहुत सारे क्या नाम है आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। हाइड्रा में, ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से होता है? बर्डिंग प्रोसेस से होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर बर्डिंग प्रोसेस क्या है, तो हम समझते हैं बर्डिंग क्या है। हाइड्रा जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी पे धीरे धीरे गांठ बनने लगता है। टाइम के साथ साथ इनके बॉडी पर सिस्ट बनने लगते हैं, गांठ बनने लगते हैं, और ये जो गांठ होते हैं यहीं से एक नया पौधा धीरे धीरे बन के तैयार होता है। इनके बॉडी पे बहुत सारे गांठ बनने लगते हैं, सिस्ट बनते हैं, और ये सिस्ट क्या होते हैं, नए नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये सिस्ट से जो नया बॉडी बना है, ये जब बन के अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। यहाँ से ये ब्रेक डाउन होकर के अपना एक नया शरीर बना के तैयार कर लेते हैं। अब इस शरीर में दोबारा से गांठ पड़ेंगे और बहुत सारे नए नए क्या नाम है शरीर बन के तैयार होते रहेंगे। बड़ी प्रोसेस क्या होता है? बॉडी से जो चीजें अलग हो रही है, बॉडी से चीजों का अलग होना बड़ी कहलाता है, जिसको हम हिंदी में विकलन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर जो बॉडी है उस बॉडी में गांठ पड़ने लगते हैं, सिस्ट बनने लगते हैं, और उस सिस्ट से नया एक शरीर बन के तैयार होने लगता है। जब ये शरीर पूरी तरह से बन के मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद अपने आप को यहाँ से अलग करके एक नया बॉडी बना देता है। अब इस प्रोसेस में भी, इस जो नया शरीर बना है इसमें भी वही प्रोसेस होगा जिसमें जो पुराने क्या नाम है ओरिजिनल प्लांट्स में हुए थे, जो ओरिजिनल हाइड्रा में हुआ था। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिस्ट बन रहे हैं। जितने भी नए नए शरीर बनेंगे सब में सिस्ट बनेंगे, और सिस्ट बनने के साथ साथ उसमें नए नए शरीर आएंगे, और जब वो बॉडी अच्छे से मैच्योर हो जाएगा तो अपने पुराने बॉडी से, ओरिजिनल बॉडी से वो अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से जो क्या नाम है रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आपके पोटैटो देखे होंगे आप, आलू देखें आप, आलू क्या होता है, आलू आप जब ठंडे घर में रख देते हैं
उसमें से कोफा निकलने लगता है। आलू से छोटे छोटे कोफा निकलने, जैसे मान लीजिए ये आपका आलू है, तो आलू के छोटे छोटे क्या बनते हैं, कोफा बन लेते हैं। अब आप एक काम करिए, इसको यहाँ से काट दिए, 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 और काटने के बाद में इसको मिट्टी में ले जाकर के डाल दीजिए, प्रॉपर इसको पानी वगैरह में ले, तो हर एक कटा हुआ पार्ट एक नए पौधे बना कर तैयार कर देते हैं। आई बात समझ में? आप आपके घरों में आलू वगैरह बैठाया जाता होगा तो आपको पता होगा, जब आलू की खेती होती है तो उसमें क्या करते हैं, जो आलू लाते हैं, जो बड़ा साइज का आलू होता है, पोटैटो होता है, उसको आप ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने के बाद में काट देते हैं, काटने के बाद में उसको ले जाकर के क्या नाम मिट्टी में डाल देते हैं, और मिट्टी में डालने के बाद उसको पानी वगैरह मिलता रहता है, खाद वगैरह मिलता रहता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलिटी मिलती रहती है, तो उसमें से नए पौधे बन के तैयार रहते हैं। मतलब कि एक बॉडी को आप मेनी पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, कट कर दो, और हर एक पार्ट एक नया प्लांट्स बनाने के लिए तैयार हो, या हर एक पार्ट्स एक नया शरीर बनाने के लिए तैयार हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसमें शुगर केन आता है, गन्ना, गन्ना आप लोग देखे होंगे, गन्ने को क्या करें आप, जो गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसमें गांठ पाया जाता है ना, शुगर केन ऐसे तो होता है, यहाँ पर गांठ होता है, फिर आगे होता है, फिर यहाँ गांठ होता है, फिर आगे आता है, फिर यहाँ गांठ होता है। अब एक काम करो, आप यहाँ गांठ से इनको अलग कर दो, ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करने के बाद में इनको ले जाओ और मिट्टी में डाल दो। अब इस गांठ से नए पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। इसके एग्जांपल में आपके गांव में आसपास आप नाम सुनेंगे बेहिया। बेहिया एक पौधा होता है, प्लांट्स होता है, उसको आप जितना मर्जी उतने पार्ट से ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करने के बाद जाके लगा दो, और लगाने के बाद उसमें से नए बॉडी बनके तैयार हो जाते हैं। एक आता है नागफनी, आता है कांटा, वो एक क्या नाम है, लीफ की तरह होता है, उसके पत्ते होते हैं, उस पत्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं। उसको मेनी मेनी पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जाके मिट्टी में उसको डाल दो, फिर उसमें से नए प्लांट्स बनके तैयार हो जाते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी बॉडी को, किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी प्लांट्स को बहुत सारे पार्ट में हम ब्रेक कर दें, और वो हर एक पार्ट एक नया बॉडी, एक नया शरीर बनाने के लिए तैयार हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बनेंगे? फ्रेगमेंटेशन। इसमें शुगर केन आता है, एक नागफनी लीफ की तरह होता है, बड़े बड़े उसके लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, और उस पत्ते पे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। और पोटैटो, आलू, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या नाम है, इनकी आप बॉडी को बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, और ये जो ब्रेक हुए पार्ट्स हैं ये अपने आप इतना दमखम रखते हैं कि एक नया बॉडी, एक नया शरीर बना के तैयार कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे बाबू? फ्रेगमेंटेशन। इसमें आप बॉडी को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हो, ठीक है। मान लीजिए कोई एक प्लांट्स ही है, अब इस प्लांट्स को आप मेनी पार्ट में ब्रेक कर दो, बहुत सारे पार्ट में आप ब्रेक कर दो, और ये ब्रेक हुए जो पार्ट है ये अपना नया शरीर बना के, नया बॉडी बना करके तैयार कर दे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें से हर एक हर एक पार्ट एक नया बॉडी बना करके तैयार कर रहा है। क्लियर बात? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। तो asexual reproduction, these are three types: fission, budding and fragmentation। fission में क्या होता है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना प्रोडक्शन करते हैं। इसमें यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होकर नए नए बॉडी बनके तैयार हो जाते हैं। बॉडी में क्या होता है, बॉडी प्रोसेस में जो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा में सिस्ट बनने लगता है, गांठ होने लगते हैं, और उस गांठ से नए नए क्या नाम है, बॉडी बनके तैयार होने लगते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा कोई बॉडी हो, एक ऐसा कोई प्लांट्स हो, एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसको बहुत सारे पार्ट में आप डिवाइड कर दें, और हर एक पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाकर तैयार कर दे, एक नया प्लांट्स या एक नया बॉडी बनाकर तैयार कर दे। उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो asexual reproduction, these are really three types। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
आई होप आप इससे शॉर्ट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों की प्लेट्स पड़ेगी। अभी तक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख चुके होंगे बाबू अच्छे से कि उसमें बस एक बॉडी चाहिए आपको, वो बॉडी बहुत सारे पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, पर उसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब पहले हम पढ़ेंगे मेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल के बारे में। मेल को नर बोलते हैं और फिर हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। किसके बारे में बाबू? फीमेल के बारे में। इसको मादा बोलते हैं, नर और मादा। ठीक है, तो पहले हम मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं मेल के बारे में। तो आप एक बात बताइए, आपके घर में अगर कोई बेबी आता है तो आप कैसे पता लगाते हो कि मेल या फीमेल है? आपको पता लगाने के लिए आप उसके प्राइवेट ऑर्गन को देखते हैं। प्राइवेट ऑर्गन को देख करके आप बताते हैं कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है। अगर प्राइवेट ऑर्गन में आपको पेनिस मिलेगा तो आप कहेंगे ये बच्चा मेल है। अगर प्राइवेट ऑर्गन में आपको वजाइना मिलेगा तो आप बोलेंगे ये बच्चा क्या नाम है? फीमेल है। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी बेबी को देख करके, किसी भी बेबी को उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को देख करके यदि आप डिसाइड कर पाए कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है, तो उस प्राइवेट ऑर्गन्स को देखना मतलब उसको क्या कर रहे हैं आप? उसके कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, उस बेबी की क्वालिटी को देख रहे हैं और उस बेबी की क्वालिटी में उसके आप प्राइवेट ऑर्गन्स को देख रहे हैं। तो किसी भी बेबी के प्राइवेट ऑर्गन को देखना या क्या नाम है, प्राइवेट ऑर्गन को देख करके ये बता पाना मेल या फीमेल है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इसमें आप जो बेबी है उसके प्राइवेट ऑर्गन्स को आप देख रहे हैं। प्राइवेट ऑर्गन, अगर किसी पर्सन के प्राइवेट ऑर्गन को देख करके हम ये बताएं कि मेल या फीमेल है, तो जिस लक्षण को देख रहे होते हैं, जिस क्वालिटी को हम देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राथमिक लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण, आप लक्षण देख रहे हो। लक्षण में क्या देख रहे हो? प्राइवेट ऑर्गन देख रहे हो। तो अगर मेल होगा तो उसके पास क्या होगा बाबू? उसके पास पेनिस होगा, पेनिस होगा। और क्या होगा? टेस्टिस होगा। पेनिस होगा और क्या होगा? टेस्टिस होगा। और अगर फीमेल है तो उसके पास क्या होगा बाबू? वजाइना। क्या होगा? वजाइना। क्लियर है? अगर मेल होगा तो पेनिस या टेस्टिस होगा, फीमेल होगा तो वजाइना होगा। तो आप इसको देख करके उसके लक्षण को, उसके प्राइवेट ऑर्गन को आपने देख करके बता दिया मेल या फीमेल। अब क्या जरूरी है प्राइवेट ऑर्गन को देख करके बताया जाए कि कोई पर्सन मेल या फीमेल है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ और भी लक्षण होते हैं जिनको देख करके हम बताते हैं कि मेल या फीमेल है। अब मान लीजिए यूजुअली क्या होता है, अगर कोई फीमेल होगी तो उसके लंबे बाल होंगे, उसके लंबे बाल होंगे, उसकी आवाज बड़ी पतली होगी। और क्या होगा? अगर फीमेल है तो आफ्टर 13 to 14 ईयर के बाद उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को भी देख कर क्या बता पा रहे हो ना कि फीमेल है ये। और अगर कोई मेल होगा तो उसकी दाढ़ी आ जाएगी चेहरे पर, उसके क्या नाम है शरीर पे बाल आने लगेंगे और उसकी आवाज भारी होने लगेगी, उसके टेस्टिस से स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। तो इससे भी आप देख करके बताओगे ये मेल है। मतलब कि प्राइवेट ऑर्गन को देखे बिना कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिसको देख करके हम ये बता देंगे कि मेल या फीमेल पर्सन है। उस लक्षण को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप और कुछ क्वालिटी देख रहे हो, यहां पर बॉडीज की क्वालिटी देख रहे हो, बॉडी की क्वालिटी। यहां आपने प्राइवेट ऑर्गन को देखा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, लेकिन यहां पर आप क्वालिटीज देख रहे हो। क्वालिटी में क्या देख रहे हो, अगर कोई पर्सन है तो उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाएगा, अगर कोई पर्सन है तो उसकी आवाज भारी हो जाएगी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज क्या भारी है, और उस पर्सन के 12 to 13 ईयर के बाद क्या नाम है, उसके टेस्टिस से स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देख करके आपने क्या बताया ये मेल है। तो आपने क्या किया, क्वालिटी को देखा, ना कि प्राइवेट ऑर्गन को देखा। और अगर कोई फीमेल है तो अगर कोई फीमेल होगा तो आप क्या देखेंगे, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और क्या देखेंगे, उसकी आवाज पतली हो जाएगी, और क्या देखेंगे, उसके बॉडी में डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे, ब्रेस्ट का बढ़ना, ये सब आप देख करके बता पाएंगे कि वो फीमेल है। तो अगर कुछ क्वालिटी को देख करके आप बताते हैं, डिसाइड कर पाते हैं मेल या फीमेल, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और प्राइवेट ऑर्गन को देख करके यदि आप बताते हैं मेल या फीमेल, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यहां तक बात क्लियर है? यस। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में यहां पर ब्रेस्ट का बढ़ना, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट का बढ़ना, वॉइस क्या होगा, यहां पर लो पिच का होगा, पतला होगा, लो पिच वॉइस, लो पिच की आवाज मिलेगी आपको। और क्या मिलेगा, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें मिलती, ठीक, एक्सेट्रा। और अगर कोई मेल होगा तो मेल में क्या क्या मिलेगा आपको, मेल में उसके बियर्ड होगी, दाढ़ी आ जाएगा, और क्या होगा, और क्या होगा, हाई पिच की उसकी आवाज होगी, मतलब लाउड होगी, मोटा होगा आवाज, हाई पिच, वॉइस, और क्या होगा, और स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। ये सब जो क्वालिटी है, ये सब क्या नाम है, मेल के लिए है, और ये सब जो क्वालिटी है ये फीमेल के लिए है। आई होप यहां तक आप बात क्लियर कर पाए होंगे कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है। तो अगर आपको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ में आ गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ में आ गया, तो आपको एक चीज और समझना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कई बार बोला जाता है पुबर्टी एज। क्या बोलते हैं, पुबर्टी एज। पुबर्टी एज भी इसको बोलते हैं, मतलब कि इस एज में बॉडी में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जिस एज में बॉडी में डेवलपमेंट शुरू होते हैं और ये सब चीजें देख पाते हो, ये सब चीजें देख पाते हो, तो उसी एज को क्या बोलते हैं, पुबर्टी एज बोलते हैं, और उसी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी बोलते हैं। आई होप यहां तक बात आप क्लियर कर पाएंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम मेल के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे और फीमेल के ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेल का जो मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलेंगे, टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। मेन मतलब क्या होता है, मुख्य, जो प्रोडक्शन में मेन रूप से काम करे उसे क्या बोलते हैं, मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन बोलते हैं। तो मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो मेल के लिए होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलेंगे आप, टेस्टिस। और फीमेल के लिए जो मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है इसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। क्लियर बात। टेस्टिस को बोल, मेल का जो मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन होगा उसको हम बोलेंगे टेस्टिस, और फीमेल का जो मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन होगा उसको हम बोलेंगे ओवरी, ठीक है। अब आप ये आपके दिमाग में आएगा क्या ये मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है? यस बेटा, ये मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है।
इसके बाद आता है हेल्पिंग ऑर्गन। क्या आता है? हेल्पिंग ऑर्गन। तो हेल्पिंग ऑर्गन में हेल्पिंग जो ऑर्गन होता है ये मेल के लिए काम करता है पेनिस का। कौन काम करता है? पेनिस। पेनिस जो होता है ये हेल्पिंग ऑर्गन होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए वजाइना एंड फैलोपियन ट्यूब, ये जो दोनों होते हैं ये आपके क्या नाम है? हेल्पिंग ऑर्गन है। मेन जो ऑर्गन है वो ओवरी है फीमेल के लिए, और मेन जो ऑर्गन है वो टेस्टिस है मेल के लिए, और बाकी जो है ये सब क्या है? हेल्पिंग ऑर्गन। ये आपका हेल्पिंग ऑर्गन है, और पेनिस भी आपका क्या है? हेल्पिंग ऑर्गन है। लेकिन मेन ऑर्गन क्या है मेल के लिए? टेस्टिस, और फीमेल के लिए आपका ओवरी। तो अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। मेल के पास टेस्टिस की संख्या होती है 2। कितनी संख्या होती है बाबू? 2। मेल के पास जो टेस्टिस होते हैं उनकी संख्या होती है 2, और ये टेस्टिस एक बाहर से एक लेयर से कवर होता है। ये टेस्टिस एक लेयर से कवर होता है, और इस लेयर को हम बोलते हैं एपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। अब ये टेस्टिस जो है आगे एक वैस से जुड़ते हैं, एक नस से जुड़ते हैं। उस नस को हम बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलेंगे? वैस डिफरेंस। क्लियर है बात? मेल होगा तो उसके पास कितने टेस्टिस होंगे? 2 टेस्टिस होंगे, और इन 2 टेस्टिस को कवर करने के लिए कौन होगा? एपिडिडमिस होगा। और ये दोनों टेस्टिस जो होते हैं एक वैस से जुड़ते हैं। इस वैस को क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। और ये वैस आगे जाकर के एक ऑर्गन से कनेक्ट होता है। इस ऑर्गन को ये बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। क्लियर बात? अगर कोई मेल होगा तो उसके पास टेस्टिस कितने होंगे? वो 2 टेस्टिस होंगे, ठीक है। और इन टेस्टिस को कवर करने के लिए कौन है? एपिडिडमिस। इसको क्या बोलेंगे? एपिडिडमिस, ठीक। और ये दोनों नस जिससे टेस्टिस कनेक्ट है इसको क्या बोलेंगे? वैस डिफरेंस। क्या बोलेंगे? वैस डिफरेंस। और ये दोनों जो वैस हैं ये आगे जाकर के पेनिस से कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे? पेनिस से कनेक्ट होंगे। पेनिस को हिंदी बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। वैस को क्या बोलेंगे? नस बोलेंगे। और क्या नाम है? टेस्टिस को बोलते हैं क्या नाम है? वृषण। ठीक, यहां तक आपको बात क्लियर हो गया होगा। तो मेल होगा तो उसके पास कितने टेस्टिस होंगे? 2 टेस्टिस होंगे। ये टेस्टिस आगे जाकर के वैस से कनेक्ट होगा, और इस वैस से आगे जाकर के एक ऑर्गन कनेक्ट होगा, उसको बोलेंगे पेनिस। ठीक। अब सवाल उठता है कि टेस्टिस के क्या काम है? सवाल ये उठता है कि टेस्टिस के क्या काम है? तो टेस्टिस के मेन रूप से 2 काम है। कौन कौन से? टेस्टिस के मेन रूप से 2 काम है। पहला जो काम है आपका वो है स्पर्म बनाना। क्या बनाना? स्पर्म बनाना। और दूसरा इसका काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। क्या बनाना? हार्मोन। अगर मेल होगा तो सॉरी मेल है, टेस्टिस का 2 काम, पहला काम स्पर्म बनाना, दूसरा काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। ये जो टेस्टिस है स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का जो काम करता है वो लगभग 11 to 12 ईयर में स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? 11 to 12 ईयर। और इसी एज को हम क्या बोलते हैं? पुबर्टी एज बोलते हैं। क्या कौन सा एज बोलते हैं बाबू? पुबर्टी एज बोलते हैं। पुबर्टी एज। ठीक। तो टेस्टिस के 2 काम स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। और जिस एज में ये बनना शुरू होते हैं वो एज होता है लगभग 11 to 12 ईयर। और इसी एज को क्या बोलते हैं? हम पुबर्टी एज बोलते हैं। कौन सा एज बोलते हैं? पुबर्टी एज। अब बात करते हैं स्पर्म। तो स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है नियर अबाउट 7 ml होती है। कितना होता है बाबू? 7 ml होता है। टेस्टिस से जो स्पर्म बनता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? नियर अबाउट 7 ml होती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करता है बाबू? अट्रैक्ट करने का काम करता है। किसको अट्रैक्ट करेगा? अपोजिट जेंडर। अपोजिट
जैसे अगर कोई मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कब? जब उसमें टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होगा। ऑटोमेटिक नेचुरल सी बात है, वो चक्कर पकड़ करना शुरू कर देगा, वो क्या नाम है इधर नजर मारना शुरू कर देगा, वो देखने की उसका इंटरेस्ट बनने लगता है। जो बच्चा अभी तक अपने घर में माँ के साथ बहन के साथ आराम से रह सकता था, लेकिन इस एज के बाद अब उसको क्या नाम है डिफरेंस नजर आता है, थोड़ा थोड़ा अपने आप में डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है और अपोजिट जेंडर जिससे वो डिस्टेंस बनाता है उसी की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी की वजह से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये डॉग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डॉग में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और डॉग में जब पाया जाता है तो डॉग देखे होंगे वो क्या करते हैं, जब टॉयलेट करते हैं तो कभी कभी क्या नाम है बाइक पे भी कर देते हैं, कभी कभी कहीं कर देते हैं। तो कहीं करने से क्या है, जो नया कुत्ता उनके एरिया में आता है, जो नया डॉग उनके एरिया में आता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑलरेडी किसी का साम्राज्य है, किसी का पहले से राज चल रहा है, तो हमको इसमें नहीं आना चाहिए। मतलब डॉग लोग क्या करते हैं, अपने यूरिन से अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं और उनके एरिया में जब कोई नया डॉग आता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई डॉग है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्या नाम है किसी बाइक पे कर देते हैं, तो बाइक वाला को पता नहीं है, तो बाइक वाला आराम से चला के जा रहा है, तो बाइक वाला जब आराम से चला के जा रहा होता है तो किसी दूसरे के एरिया में पहुंचता है तो वो स्मेल करने लगता है, तो कोई नया डॉग होता है तो सूंघ लेता है, तो सूंघ लेगा कहेगा ये तो यहाँ पे किसी दूसरे कुत्ते का राज है हमारे वहाँ, मतलब एक तो मैं पहले से हूँ और एक कोई और पहले से आ गया, तो वो उसको क्या पता कि डॉग यही है, उसको लगेगा डॉग मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलाने वाले आप हैं, तो वो आप ही को दौड़ाने लगता है। क्यों दौड़ाता है? वो इसलिए दौड़ाता है क्योंकि उसको लगता है कि हमारे एरिया में कोई बड़ा जानवर आ गया, बड़ा कुत्ता आ गया जिसको नहीं आना चाहिए। तो असल में वो आपको नहीं दौड़ाता है, वो अपने किसी नए जानवर जो कि टेस्टोस्टेरोन को सूंघ करके समझ जाता है उसको दौड़ा रहा होता है, पर वहां पर नया डॉग तो मिलेगा नहीं, वहां आप मिलते हैं, दौड़ाता आपको है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं कि डॉग में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और उसी की वजह से अपना एरिया भी डिसाइड कर लेते हैं। कौन? डॉग्स। ठीक है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, इनकी क्वांटिटी होती है 7 ml। कितनी होती है? 7 ml। और जिस एज में टेस्टिस से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है उस एज को बोलते हैं पुबर्टी एज। कौन सा एज बोलते हैं? पुबर्टी एज। यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब एक चीज और समझो, होता क्या है कि यहाँ पर आपका होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। और यहाँ से फिल्टर होकर के आपका यूरिन आता है यूरेथ्रा में। कहाँ आता है? यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से एक नस निकलती है जो कि कनेक्ट होती है, क्या नाम है? डायरेक्ट पेनिस से। किससे कनेक्ट होती है? पेनिस से। तो यहाँ से जो आपका यूरिन है उसको भी कौन बाहर निकाल रहा है? पेनिस बाहर निकाल रहा है। और आपके टेस्टिस में जो स्पर्म बना है उसको भी कौन बाहर निकाल रहा है? कौन बाहर निकाल रहा है? पेनिस निकाल रहा है। अब एक बात बताइए, पेनिस से काम डबल हो गए। पहला काम तो ये हो गया कि स्पर्म को बाहर निकालना, दूसरा काम ये हो गया कि जो हमारे पास यूरिन आ रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। तो क्या उसको समझ में कैसे आएगा कि कब हमको यूरिन बाहर निकालना, कब हमको स्पर्म बाहर निकालना? क्या पता दोनों एक साथ निकाल दे? दोनों पॉसिबल है नहीं एक साथ निकालना। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए एक ग्लैंड होता है। कौन सा? वो ग्लैंड। और उस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इस ग्लैंड को अच्छे से बाखूबी पता है कि हमको हमारा काम क्या है। तो ये करता क्या है, जब स्पर्म आ रहा होता है तो यूरिन के रास्ते को बंद कर देता है, और जब यूरिन आता है तो स्पर्म के रास्ते को बंद कर देता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? एक दरवाजे की तरह काम करता है, और ये वो दरवाजा है जो यूरिन और क्या नाम है स्पर्म दोनों के लिए है। तो जब यूरिन को लाना होता है तो स्पर्म का दरवाजा बंद हो जाता है, और जब स्पर्म को लाना होता है तो यूरिन का दरवाजा बंद हो जाता है, और इस तरह से पेनिस जो है उनको बाहर निकाल देता है। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फीमेल के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हमको फिर और भी कुछ चीजें लिखनी होंगी, हमको क्या नाम है कंपेयर करना होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। तो फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? ओवरी। और हेल्पिंग ऑर्गन कौन है? वजाइना एंड डब्ल्यू। अभी हम उसको समझते हैं। तो एक हम फिगर बनाते हैं।
ठीक, इसको बोलते हैं बाबू ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। और इसको भी बोलते हैं ओवरी। तो जैसे मेल के पास 2 टेस्टिस थे, वैसे फीमेल के पास क्या होता है? 2 ओवरी होता है। क्या होता है? 2 ओवरी होता है। और इस ओवरी से एक नर्व्स कनेक्ट होता है जो यहां से लेकर के यहां तक दोनों में कनेक्ट होता है। और इस नस को बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसको और इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फीमेल के पास कितने ओवरी होंगे? 2 ओवरी होंगे। और ओवरी से एक नस कनेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब के नीचे मिलता है यूट्रस। क्या मिलता है? यूट्रस। इसको बोलते हैं हम यूट्रस। और यूट्रस से ठीक नीचे होता है सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स। और उसके बाद आता है आपका वजाइना। क्या आता है? क्लियर है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिसमें फीमेल के पास कितने ओवरी होंगे? 2 ओवरी होंगे। और इन ओवरी से एक पतली सी नस कनेक्ट होगी, उस नस को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के ठीक नीचे हमको मिलता है यूट्रस। यूट्रस के नीचे पाया जाता है सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद आपका वजाइना होता है। ये हम ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ। अगर बाहर से आप देखोगे तो बाहर सबसे पहले मिलेगा आपको वजाइना। वजाइना के बाद आपको मिलेगा सर्विक्स। सर्विक्स के बाद आपको मिलेगा यूट्रस। यूट्रस के बाद आपको मिलेगा फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब आगे जाकर के ओवरी से कनेक्ट होते हैं जिनकी संख्या होती है 2। क्लियर बात? यस, आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात आगे करते हैं। ये जो ओवरी होता है, इस ओवरी में ओवम बनता है। क्या बनता है बाबू? ओवम। इस ओवरी में क्या बनेगा? ओवम बनेगा। और यहां पे ओवम बनेगा। इस ओवरी में भी ओवम बनेगा। बट ये जो दोनों ओवरी है ये एक साथ वर्क नहीं करते हैं। जैसे जो मेल के टेस्टिस थे वो दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर स्पर्म बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल के ओवरी होते हैं ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, ये अल्टरनेट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो? अल्टरनेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर हम शुरू करते हैं जनवरी मंथ से, तो जनवरी मंथ में अगर लेफ्ट वाले ओवरी में ओवम बना है तो फरवरी मंथ में राइट वाले ओवरी में ओवम बनेगा। फिर मार्च में लेफ्ट में, फिर अप्रैल में राइट में, फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब कि किसी महीने में अगर लेफ्ट वाले बना है तो अगले महीने राइट वाले बनेगा और इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। मतलब एक महीने ये काम करेगा, एक महीने ये काम करेगा, 1 मंथ ये 1 मंथ ये। ठीक, अल्टरनेट काम करते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं। तो ओवरी में क्या बनता है? ओवम। इसको क्या बोलेंगे बाबू? ओवम। क्या बोलेंगे? ओवम। ये भी क्या है आपका? ओवम। और अभी हमने आपको बताया कि जो आपके ओवरी होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं? अल्टरनेट वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? अल्टरनेट वर्क करते हैं। अगर जनवरी मंथ में लेफ्ट वाला है तो उसके बाद राइट वाला होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक। जब ये ओवरी में ओवम बन के तैयार हो जाते हैं, जब ये पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, तो मैच्योर होने के बाद में ये आते हैं फैलोपियन ट्यूब पर। कहाँ आते हैं बाबू? फैलोपियन ट्यूब पर आते हैं। और फैलोपियन ट्यूब पर आकर के वेट करते हैं स्पर्म का। किसका वेट करते हैं? स्पर्म का वेट करते हैं। ठीक, याद बात क्लियर होगी? अगर इनको स्पर्म मिलेगा तो स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिल जाएंगे। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब पर। इंतजार कौन कर रहा है? ओवम कर रहा है। कहां कर रहा है? फैलोपियन ट्यूब पर कर रहा है। तो वजाइना अगर रिसीव करके स्पर्म को क्या नाम है फैलोपियन ट्यूब को देता है, तो फैलोपियन ट्यूब पे क्या नाम है? ओवम भी है, स्पर्म भी है। तो ओवम और स्पर्म जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है बाबू? जाइगोट। ठीक है, अगर फैलोपियन ट्यूब पर क्या नाम है स्पर्म आकर के ओवम से मिलेगा, जो कि ओवम को वेट कर रहा होता है, तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। यहां तक बात क्लियर है? यस। अब जब ये जाइगोट बनते हैं तो जाइगोट वापस आते हैं कहां पर? यूट्रस में। कहां आते हैं? यूट्रस में आते हैं और यूट्रस की दीवारों से सट जाते हैं। यूट्रस की दीवारों से सट जाते हैं।
जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बन के आता है और यूट्रस की दीवारों से सट जाता है, और यूट्रस की दीवारों में जब सटता है तो इसके ऊपर से एक लेयर लग जाता है, इसके ऊपर से एक लेयर लग जाता है, और इस लेयर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोटिक सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोटिक सैक। तो इस लेयर को क्या बोलेंगे हम? एम्ब्रियोटिक सैक। ये एक झिल्ली नुमा होता है जिसमें बच्चा पूरी तरह से कवर होता है और क्या नाम है, झिल्ली जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जाइगोट बन के कहां वापस आता है? जाइगोट वापस बन के कहां आता है? यूट्रस में आता है। यूट्रस की दीवारों से सट जाता है, और यूट्रस की दीवारों जब सटता है तो इसके ऊपर से एक लेयर लग जाती है, उस लेयर को बोलते हैं एम्ब्रियोटिक सैक, या इसको बोलते हैं बच्चे की झिल्ली। बच्चा जो अपने आप अपना साइज बढ़ा रहा होता है, किसमें बढ़ा रहा होता है? एम्ब्रियोटिक सैक में। उसके ऊपर एक जाली लग जाती है, और जाली के अंदर ही बच्चा अपना साइज बढ़ाता है, मतलब बच्चा नहीं, जाइगोट अपना साइज बढ़ाता है। और ये जाइगोट साइज अपना बढ़ाते 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 लगभग 270 to 280 डेज का टाइम लेता है। जाइगोट अपना साइज कितने दिन तक बढ़ाया होगा? 270 से लेकर के 280 डेज तक अपना साइज बढ़ाता है। 270 डेज में उस बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब कंप्लीट होने के बाद में क्या नाम है, माँ अपने बच्चे को डिलीवर कर देती है। आई बात समझ? तो अगर मेल होगा तो वो माँ के पेट में या माँ के यूट्रस में कितना डेज रहेगा? 270 डेज रहेगा। और अगर फीमेल है तो फीमेल माँ के पेट में कितना डेज रहेंगे? 280 डेज। ठीक है, तो यूट्रस में कौन आएगा? फैलोपियन ट्यूब पर जब स्पर्म ओवा वापस मिलेंगे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट ही वापस कहाँ आएगा? यूट्रस में आएगा। और यूट्रस में आने के बाद में यूट्रस की दीवारों से सट जाएगा, और उसके ऊपर से एक लेयर लग जाएगा, और धीरे धीरे उस लेयर के अंदर जाइगोट अपना साइज बढ़ाने लगता है। क्लियर है बात? अच्छा, जब जाइगोट अपना क्या नाम है, यूट्रस के अंदर, एम्ब्रियोटिक सैक के अंदर अपना साइज बढ़ा रहा होता है, तो यहीं पर आगे एक पतली सी वैस नली होती है, उस नली को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा से माँ अपना भोजन तैयार करती है। क्या तैयार करती है बाबू? माँ अपना, उस प्लेसेंटा से जो माँ को जो भी कुछ खाती है उसका न्यूट्रिशन बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लेसेंटा को बोलते हैं आहार। तो माँ जो भी कुछ खाएगी, जैसा हेल्दी फूड अगर खाती है तो अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा, अगर खराब फूड खाती है तो खराब न्यूट्रिशन मिलेगा। प्लेसेंटा के रास्ते माँ जो भी कुछ खाती है उसका न्यूट्रिशन बच्चे तक भी आता है, और प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? आहार। क्या बोलते हैं? आहार ना, प्लेसेंटा, इसको बोलेंगे हम आहार। क्लियर है? तो बच्चे को भोजन किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार। बच्चा किस थैली में पल रहा होता है, मतलब बच्चा किस थैली में अपना भोजन अपना साइज बढ़ा रहा होता है, तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोटिक सैक। ठीक है, तो जाइगोट बनने के बाद कहाँ आता है? यूट्रस में आता है। यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस की दीवारों से सट जाता है, उसके ऊपर क्या लग जाता है? एक लेयर लग जाता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोटिक सैक। उस लेयर के अंदर एक नली आती है, उस नली को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? फीमेल है तो फीमेल के पास कितने ओवरी होंगे? 2 ओवरी होंगे। ये ओवरी कैसे वर्क करते हैं? अल्टरनेट वर्क करते हैं। ओवरी में क्या बनता है? ओवरी में ओवम बनता है। ओवम का काम क्या है? स्पर्म से मिलना। ओवम का काम क्या है? स्पर्म से मिलना। जब ओवरी में ओवम बन के तैयार होता है तो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब पर जाता है। फैलोपियन ट्यूब पर किसका वेट करते हैं? स्पर्म का वेट करते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब पर स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट वापस आएगा यूट्रस में, एम्ब्रियोटिक सैक के अंदर बंद हो जाएगा और अपना साइज बढ़ाएगा। साइज कब तक बढ़ाएगा? 270 टू लेकर 280 डेज तक। अगर कोई मेल होगा तो 270 डेज तक अपना साइज बढ़ाएगा, मतलब अपने आप को डेवलप करेगा, और अगर फीमेल होगी तो 280 डेज तक माँ के यूट्रस में रहेगी। उसके बाद माँ अपने बच्चे को डिलीवर कर देती है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्रिएट करके और भी बातें बताना होगा। आई होप इस बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं।
ये आपका ओवरी है, क्या है ओवरी, और ओवरी में क्या बनेगा ओवम, क्या बनेगा ओवम, तो इसको क्या बोलेंगे हम ओवम बोलेंगे, ठीक। और यहां से एक पतली सी नस जुड़ती है, इस नस को क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इस ओवरी में बनता है ओवम। जब ये ओवम पूरी तरह से मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद कहां आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब पर आ जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब पर किसका वेट करते हैं स्पर्म का, किसका वेट करते हैं स्पर्म का, स्पर्म का वेट करते हैं। जब स्पर्म से मिलता है तो क्या बनाते हैं जाइगोट, क्या बनाते हैं जाइगोट। अच्छा इसलिए समझो मेल के पास क्या होगा स्पर्म होगा, क्या होगा स्पर्म होगा, और फीमेल के पास क्या होगा ओवम होगा, जो कि कहां बनेगा ओवरी से बनेगा, ठीक है। तो मेल का जो स्पर्म होता है इसको बोलते हैं मेल गैमेट, क्या बोलते हैं आपको मेल गैमेट, और फीमेल का जो ओवम होता है इसको बोलते हैं फीमेल गैमेट, क्या बोलते हैं फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जाइगोट, क्या बनाते हैं जाइगोट। अच्छा जाइगोट कहां बनेगा, जाइगोट आपका फैलोपियन ट्यूब पर बन जाएगा, क्यों क्योंकि फैलोपियन ट्यूब पर ओवम है और ओवम से जाकर मिलेगा स्पर्म, तो ओवम जब स्पर्म आपस में मिल जाएंगे, इसको स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमेट, ओवम को बोलते हैं फीमेल गैमेट, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा ये जाइगोट। जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब पर, और फैलोपियन ट्यूब से ये जाइगोट कहां जाता है यूट्रस में जाता है, कहां जाता है यूट्रस में जाता है। यूट्रस में इसका नाम बदल जाता है, इसको बोला जाता है एम्ब्रॉय, क्या बोलते हैं बाबू एम्ब्रॉय। यूट्रस के लिए इसका नाम बदल जाएगा और ये हो जाएगा एम्ब्रॉय, क्या हो जाएगा एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय को बोलते हैं भ्रूण, क्या बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। इसको बोलते हैं युग्मनज, और गैमेट को बोलते हैं युग्मक, ये भी युग्मक, ये भी युग्मक, मेल युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनाता है, इसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट जब आपका यूट्रस में आ जाता है तो यूट्रस में उसका नाम बदल जाता है, क्या होता है एम्ब्रॉय, क्या हो जाता है वो एम्ब्रॉय, ठीक। अब ये यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस की दीवारों से सट जाएगा, कहां सट जाएगा बाबू यूट्रस की दीवारों से ये क्या होता है सट जाता है, ये आपका है यूट्रस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम यूट्रस, ठीक। यूट्रस की दीवारों से कौन सट जाएगा जाइगोट, कौन सट जाएगा जाइगोट, जो कि इसका नाम बदल चुका है, क्या हो जाएगा एम्ब्रॉय। अब जब ये सटता है तो इसके ऊपर से क्या लग जाती है लेयर, क्या लग जाती है लेयर, इसको हम बोलेंगे थैला या झिल्ली। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, उस थैले को क्या बोलते हैं एम्ब्रियोटिक सैक, क्या बोलते हैं एम्ब्रियोटिक सैक। और इसी एम्ब्रियोटिक सैक में एक नली जुड़ेगी जिसको हम क्या बोलेंगे प्लीसेंटा, क्या बोलेंगे प्लीसेंटा। तो एम्ब्रियोटिक सैक क्या है झिल्ली है, बच्चे की झिल्ली, बच्चे का थैला इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। प्लीसेंटा क्या है, इसको आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, इसके द्वारा बच्चे को क्या मिलेगा फूड मिलेगा, फूड मतलब न्यूट्रिशन मिलेगा, इसके द्वारा प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक। और यूट्रस में जो एम्ब्रॉय होता है वो अपना साइज बढ़ाता है, क्या कराता है साइज बढ़ाता है, और इसमें कितना दिन तक रहेगा 270 to 280 डेज तक रहेगा। और 270 to 80 डेज तक रहने के बाद में क्या हो जाता है डिलीवर हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू डिलीवर, डिलीवर डिलीवर हो जाता है, ठीक। तो जब तक बच्चा, जब तक जो आपका जाइगोट है वो आपका यूट्रस ना करके जो कि बन गया एम्ब्रॉय रहता है, एम्ब्रॉय को 1 घंटा पहले तक, डिलीवरी से 1 घंटा पहले तक उसको क्या बोलेंगे एम्ब्रॉय ही बोलेंगे, उसको कुछ और नहीं बोलेंगे। आई बात समझे, यूट्रस मतलब डिलीवर से 1 मिनट पहले तक
डिलीवर से 1 मिनट पहले तक, डिलीवरी से 1 मिनट पहले तक भी इस बेबी को बेबी ना बोल क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रॉय बोलते हैं। जब ये बाहर आ जाता है, जब ये बाहर आता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। बेबी बोले, झुंझुना बोले, लड्डू बोले, गोपाल बोले, जो मर्जी बोलो, ठीक है, क्लियर बात। एम्ब्रॉय कब तक कहा जाएगा, 1 मिनट पहले तक, जब तक माँ के यूट्रस में बच्चा है तब तक उसको एम्ब्रॉय बोलेंगे, और एम्ब्रॉय जैसे ही बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेबी, झुंझुना, बाबू, लड्डू, जो मर्जी बोलो, ठीक। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। ये कहानी तब की है जब फीमेल का ओवम मेल के ओवम से, सॉरी मेल के स्पर्म से मिलेगा। जब मिलेगा तो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट आएगा यूट्रस में, वहां 272 जैसे रहता है, जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय बाद में जब डिलीवर होता है उसको बोलते हैं बेबी। अच्छा, मान लो ना मिले तो क्या होगा, ना मिले तो क्या होगा, तो ना मिले तो क्या होगा उसको भी समझाओ, ठीक। ये आपका वजाइना क्या है, वजाइना, और वजाइना क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा। कब रिसीव करेगा, जब मेल और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाएंगे। फिजिकल रिलेशन को बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी, जब वो करेंगे तो इसमें क्या होगा, वजाइना रिसीव करेगा किसको, स्पर्म को, और स्पर्म जो होता है वो आपका यूट्रस में आएगा, और यूट्रस से चल के कहां तक पहुंचा है, क्या नाम है आपके, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और सपोज मान लो वहां तक ना जाए तो क्या होगा, या फिजिकल रिलेशन ना बने, जाइगोट, सॉरी फिजिकल रिलेशन ना बने, ओवम तो फिर भी बनना, ओवरी का काम है ओवम बनाना, तो ये तो हमेशा बनाएगा, चाहे फिजिकल रिलेशन हो या ना हो, ठीक है। फिजिकल रिलेशन हुआ तो ये प्रोसेस का बेबी बन गया, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो ये होगा कि यहाँ ओवरी में ओवम बना, और ये आगे के फैलोपियन ट्यूब पर वेट कर रहे हैं। ये फैलोपियन ट्यूब पर 2 to 3 वीक, 2 to 3 वीक ये वेट करते हैं। कहाँ वेट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब पर। इसके बाद ये हो जाते हैं डिस्ट्रॉय, क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। तो जो ओवम होगा, ये फैलोपियन ट्यूब पर, फैलोपियन ट्यूब पर कब तक वेट करेगा, 2 to 3 वीक वेट करता है, वेट ऑफ स्पर्म। और जब इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये ब्लड के साथ मिलके बाहर आ जाते हैं, और डिस्ट्रॉय ओवम को ही क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इसको और सिंपल बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं माहवारी, ठीक, महीना भी इसको बोलते हैं, बात वही है। तो ओवरी से बना ओवम फैलोपियन ट्यूब पर वेट करेगा, कब तक वेट करेगा, 2 to 3 वीक वेट करेगा। अगर उसको क्या नाम है, स्पर्म मिलता है तो जाइगोट बनाएगा, नहीं मिलता है तो 3rd वीक में ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और डिस्ट्रॉय ओवम को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जब वो क्या नाम है, बाहर आता है वजाइना के रास्ते। यहाँ तक बात क्लियर है, आप, आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगा। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ और बातें करेंगे। तो डिस्ट्रॉय ओवम को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलेंगे। जब इसमें से ये बाहर आ रहा होता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब से जब ये निकल करके वजाइना के रास्ते बाहर निकलता है ब्लड के साथ मिल करके, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो समझो होता क्या है, जैसे मान लो ओवरी में बनेगा ओवम, क्या बनेगा, ओवम। तो फर्स्ट वीक में ओवम बनते हैं, कहां पर, ओवरी में बनते हैं। सेकेंड वीक और 3rd वीक में ये मैच्योर होकर के पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब पर। मैच्योर होकर के कहां पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब पर पहुंच जाते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब पर ये वेट करते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो 4th वीक
किस वीक में? फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक में यही जो ओवम था ये अब क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। और फोर्थ वीक में डिस्ट्रॉय होकर के ब्लड के साथ मिल करके बाहर निकलना क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, अब समझो। फर्स्ट वीक में ओवरी में ओवम बनेगा। फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक में कहां पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब पर पहुंच जाएगा। सेकंड वीक से लेकर के थर्ड वीक तक वो वेट करता है और थर्ड वीक में ही ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय होने के बाद में ये ब्लड के साथ मिलकर के क्या नाम है? बाहर निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अच्छा, जनवरी महीने में अगर जो ओवरी एक्टिव है, मान लो सपोज जनवरी महीने में लेफ्ट वाला ओवरी एक्टिव है, तो लेफ्ट वाले ओवरी को हम बोलते हैं एक्टिव ओवरी। क्या बोलेंगे? एक्टिव ओवरी। एक्टिव ओवरी। और आपको पता है ओवरी कैसे वर्क करते हैं? अल्टरनेट वर्क करते हैं। तो अगर जनवरी महीने में ये ओवरी एक्टिव है तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं ड्राई ओवरी। क्या बोलते हैं? ड्राई ओवरी। जिसमें ओवम ना बने उसको बोलते हैं ड्राई ओवरी। ठीक, जिसमें बनेगा उसको एक्टिव ओवरी बोलेंगे, जिसमें नहीं बनेगा उसको हम ड्राई ओवरी बोलेंगे। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि क्या फर्स्ट वीक में जब ओवम बन रहा होता है तो इससे स्पर्म मिलकर के कुछ बना सकता है? तो सवाल ये है कि नहीं बना सकता। आंसर ये है कि नहीं बना सकता। क्या सेकेंड और थर्ड वीक में बना सकता है? यस, सेकेंड और थर्ड वीक में ये स्पर्म से अगर मिल जाते हैं तो ये अपना जाइगोट बना देंगे। क्या थर्ड वीक के लास्ट वाले डे में या फोर्थ वीक में स्पर्म ओवम से मिलेगा तो जाइगोट बनेंगे? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड और थर्ड वीक तक ही मैच्योर है। सेकेंड से लेके थर्ड वीक तक ये मैच्योर है, उसके बाद ये मैच्योर नहीं होंगे, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय होंगे। तो डिस्ट्रॉय होंगे तो उस टाइम आपका क्या नाम है? जाइगोट नहीं बन सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए या आपको बच्चा चाहिए, बेबी चाहिए, तो आपके लिए सेफ टाइम क्या है? मतलब फिजिकल रिलेशन बनाने का, वो है सेकेंड और थर्ड वीक। सेकेंड और थर्ड वीक में अगर मेल और फीमेल आपस में क्या नाम है? फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि क्या नाम है? आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगा। दैट मींस ओवम से स्पर्म मिलकर के जाइगोट बना देंगे। फर्स्ट वीक में अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो भी वहां पर क्या नाम है? जाइगोट नहीं बनने वाला है। फोर्थ वीक में बनाते हैं तो भी जाइगोट नहीं बनने वाला है। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, जब ये फोर्थ वीक में पूरी तरह से खाली होंगे तो फोर्थ वीक के बाद फर्स्ट वीक में यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट में यहाँ बनेंगे, सेकेंड थर्ड में यहाँ वेट करेंगे, थर्ड के बाद डिस्ट्रॉय करके फोर्थ में ये बाहर आ रहे होंगे। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो ऐसा माना, मतलब यूजुअली 3 to 4 डेज में जो खराब ओवम होते हैं ये पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, लेकिन इसको माना जाता है 1 वीक। कितना माना जाता है? 1 वीक। 3 to 4 डेज में ये जो खराब ओवम थे ये ब्लड के साथ मिलकर के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रोसेस में ये बाहर आ जाते हैं। 3 to 4 डेज में पूरी तरह से ये ओवरी क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन इसको माना जाता है लगभग 1 वीक। कब माना जाता है? 1 वीक। तो इस वीक में मान लो 1 वीक लग जाएगा इसको क्लियर होने में, साफ होने में, फिर इसमें बनना शुरू हो जाएगा। इसमें बनेगा, सेकेंड थर्ड में यहाँ आएंगे, फोर्थ में फिर ये बाहर निकलेगा, फिर इसमें बनना शुरू होगा। फर्स्ट में बनेगा, सेकेंड थर्ड में वेट करेंगे, फोर्थ में फिर बाहर आएंगे, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे ये क्लियर होता है कि ओवरी में आपका ओवम बना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ गलत नहीं है, ये अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी पीढ़ी आगे बढ़े, लेकिन उसका एक टाइम होता है। तो जब इंसान का मैरिज होगा, शादी विवाह होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेल और फीमेल जब आपस में मिलेंगे तो उनकी क्या नाम है? एक अंदर से इच्छाएं भी होती है कि भाई हमारे पास बेबी होना चाहिए, तो फिजिकल रिलेशन करेंगे और क्या नाम है आपका? बेबी बनेगा। अगर मान लो ओवरी में ओवम ही ना बने तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं स्टार्ट होगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपकी ओवरी में प्रॉब्लम है। कब? जब 13 ईयर के बाद आप हो जाएंगे तब।
13 ईयर के बाद आपके ओवरी से ओवम बनना चाहिए, और ओवरी से जब ओवम बनेगा तो वो डिस्ट्रॉय भी होंगे, और डिस्ट्रॉय जब होंगे तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी होगा। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक अच्छी चीज है जिसका होना जरूरी है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के लिए सेफ टाइम क्या है, तो प्रेगनेंसी के लिए सेफ टाइम क्या है, सेकंड और थर्ड वीक। अगर सेफ प्रेगनेंसी की बात छोड़ दें, हम सेफ जोन की बात करें कि किसमें हम क्या नाम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ वीक में आप अगर क्या नाम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो चांसेस 0 है, और सेकंड और थर्ड वीक में आप अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वहां पर चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ये है आपका क्या नाम है फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वजाइना का सिर्फ इतना काम होता है, ये स्पर्म को रिसीव करेगा और स्पर्म को रिसीव करके फ्लैपेट ट्यूब को भेजेगा। क्लियर है बात? यस क्लियर होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप देखोगे कई बार क्या होता है कि लोग जब 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, फिर भी भाई इच्छाएं हैं तो फिजिकल रिलेशन भी बनाना चाहते हैं, तो फिजिकल रिलेशन बनाना भी चाहें और बेबी प्रोड्यूस ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम निकाल दिए हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा क्या नाम है, बच्चे 2 ही अच्छे, उसके लिए प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है, तो प्रोटेक्शन का यूज करने से क्या है चांसेस कम हो जाते हैं ना हो। फिर भी अगर क्या नाम है और एक उपाय है, उसका उपाय ये है कि आपको पता है कि ओवरी कहाँ जा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब पर। और फैलोपियन ट्यूब पर कौन बन रहा है? जाइगोट। अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब ही ना रहे तो फैलोपियन ट्यूब ना रहना गांव की भाषा में उसको बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। दैट मींस इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, और फैलोपियन ट्यूब को कट करना, फैलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। इसमें क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब जो है काट के निकाल दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। जब फैलोपियन ट्यूब कट जाएगा तो यहाँ ओवरी से ओवम नहीं आएगा, जब ओवरी से ओवम यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो स्पर्म भी यहाँ मान लो आएगा तो उसको ओवम मिलेगा नहीं। जब स्पर्म को ओवम नहीं मिलेगा तो जाइगोट नहीं बनेंगे, जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे का कोई भी काम नहीं होगा। और इस प्रोसेस को फैलोपियन ट्यूब को कट करना क्या कहलाता है? ट्यूबेकोटॉमी। तो क्या ये सिर्फ फीमेल में होता है? नहीं बच्चा, सिर्फ फीमेल में नहीं होता है, मेल में भी होता है। अच्छा, मेल में क्या था? वैस था। क्या था? टेस्टिस। आपको पता होगा टेस्टिस किससे जुड़े होते थे? वैस से जुड़े। जैसे मान लो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस किससे जुड़ेगा? वैस से जुड़ेगा, और वैस से क्या आगे क्या होगा? पेनिस होता है। तो इस वैस डिफरेंस को अगर कट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कट कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। क्या बोलते हैं? वैस्कोटॉमी। तो अगर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो इसको बोलेंगे ट्यूबेकोटॉमी, इसको भी नसबंदी बोलते हैं। और अगर मेल के वैस को कट करते हैं तो उसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी, इसको भी बोलते हैं नसबंदी। अब अगर मेल अगर अपना क्या नाम है वैस्कोटॉमी करवा लेता है, नसबंदी करवा लेता है, अपने को कटवा लेता है, तो यहाँ से स्पर्म बनेगा ही, मतलब बनने को बनेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। तो बाहर नहीं आएगा, मान लीजिए फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो स्पर्म क्या नाम है आपका फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, तो आगे का काम नहीं होगा। मेल भी करवा सकते हैं, फीमेल भी करवा सकते हैं, मतलब ये आपसी सहमत की बात है, जिसको जो समझना है उसको वो करवा ले। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ये फीमेल में होगा, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे, उसको बोलेंगे ट्यूबेकोटॉमी, और आपका जाइगोट का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अगर मेल करवाता है तो मेल को बोलते हैं वैस्कोटॉमी, इसमें स्पर्म नहीं बनेगा, तो स्पर्म जब वहां तक मतलब स्पर्म बनेगा जाएगा नहीं, पेनिस के रास्ते स्पर्म बाहर निकलेगा, तो जब यहाँ तक पहुंचेगा नहीं तो आगे का काम नहीं होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या नाम है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या नाम है जो रिमेनिंग चीजें बच गई होंगी उसको हम पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद में हम आ जाएंगे क्या नाम है प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पर। तो आपका आज एनिमल रिप्रोडक्शन होता है खत्म। इसमें कुछ एडिशनल बातें हैं जिसको हम बता देंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद में हम प्लांट्स रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।